सुबह होने तक मैं नूरी बेगम के एक बंगले पर पहुंच गया। वो बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे ज़िंदा सलामत अपने सामने पाकर वो खुश हो गई और मुस्तबराना अंदाज में बोली, इमरान साहब आप खैरियत से तो हैं ना? मैं तो डर ही गई थी कि कहीं वो खबीस सुल्तान जहाज़ेब। बेफिक्र रहो, अब वो खबीस जहन्नम वासिल हो चुका है, मैंने इसकी बात काट कर पुरतमानियत लहजे में कहा और फिर इसे सारी हकीकत से आगाह कर दिया। मैं बुरी तरह थका हुआ था। रेड फाइल के असल कागजात भी नजर आतिश कर चुका था। अब वो रेड फाइल बोगस फाइल के सिवा कोई अहमियत नहीं रखती थी। नूरी बेगम ने मुझे मुजमहल तबीयत को महसूस करते हुए आराम करने को कहा। वो मुझे एक आरामदेह कमरे में ले आई। यहाँ एक नरमो गुदाज बेड बिछा हुआ था। मैं इस पर लेटते ही सो गया और ऐसा सोया कि दोपहर 2 बजे बाबू शाह ने मुझे आकर उठाया। मैं नहा धोकर फ्रेश हुआ, फिर हम तीनों ने इकट्ठे लंच किया। मैंने बेदिली से खाना खाया। मुझे सुनील की कॉल का इंतज़ार था। खाने के बाद चाय का दौर चला तो हम ड्राइंग रूम में आकर सोफ़ों पर बराजमान हो गए। इमरान साहब, आप वाकई एक हुब्बुल वतन और बहादुर इंसान हैं। आपने जिस जवामर्दी के साथ सुल्तान जहाज़ेब जैसे वतन फरोश और राजा पटेल जैसे ख़तरनाक भारतीय एजेंट को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया, वो लायके तहसीन ही नहीं बल्कि काबिल तकलीद मिसाल है। मैं आपसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ और आपको सलाम करता हूँ। इस तवील अरसे में बाबू शाह ने पहली बार लबकुशाई की थी। काश मैं भी आपके साथ वतन अजीज़ की खातिर कुछ कर सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाती। तुम्हारी सोच काबिल कदर है बाबू शाह, मैंने हौसला अफजा लहजे में इसकी तरफ देखकर कहा, मगर बाज़ अहम मामला तन्हा अंजाम देने के ही मुतकाज़ी होते हैं। अब आपका आइंदा का लाया अमल क्या है मान? नूरी बेगम ने पुरसोच खामोशी के बाद पूछा। मैंने इसकी तरफ देखकर एक हमकारी ली, फिर बोला, मुझे अब सुनील की कॉल का इंतज़ार है, देखें वो क्या कहता है। इमरान साहब, तकदीर वाकई आपका साथ दे रही है, वो रश्क भरे लहजे में बोली। आपने बड़ी कामयाबी के साथ न सिर्फ मुल्की राजों को दुश्मन एजेंटों के हाथों में जाने से बचा लिया, बल्कि दुश्मन के 2 इंतहाई अहम मोहरों यानी सुल्तान जहाज़ेब और राजा पटेल को भी जहन्नम वासिल कर दिया और इसके साथ साथ दुश्मन एजेंटों की सफ़ों में दाखिल होकर भी राह ढूंढ ली। ये वॉच ट्रांसमीटर आपके मिशन की कामयाबी का बेहतरीन ज़रिया बन सकता है। मैं इसकी बात पर होले होले अपने सर को तफहीमी जुम्बश देने लगा। अचानक मेरी वॉच ट्रांसमीटर से हल्की बप की आवाज़ उभरी। मैं चौंका। फिर मैंने सबसे पहले हाथ के इशारे से बाबू शाह और नूरी बेगम को कुछ बोलने से मना किया। फिर अपनी कलाई पर बधी वॉच ट्रांसमीटर को कान के करीब करते हुए छोटा सा बटन ऑन कर दिया। फिर हल्की सरसराहट उभरी। इसके बाद सुनील की आवाज़ उभरी, हेलो 0911, मैं सुनील मुखातिब हूँ, ओवर। मैंने भी जवाबन कोड दोहराने के बाद ओवर कहा तो इसने सबसे पहले पूछा, तुम इस वक्त कहाँ हो, ओवर। मैं अपने एक दोस्त के घर छुपा हुआ हूँ, मगर यहाँ मैं ज़्यादा देर नहीं रह सकता, ओवर, मैंने कहा। मैंने तुम्हारे बारे में बॉस को बताया था। वो एक सानिया को रुका और मेरा दिल जैसे कनपटियों पर धड़कने लगा। उन्होंने तुम्हारे लिए हिदायत दी हैं कि तुम अभी वहीं रहो और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस रेड फाइल को डिकोड करने की कोशिश करो। फिर हमारा एक आदमी तुम्हारे बताए हुए पते पर आकर वो फाइल ले जाएगा, ओवर। और मैं अब यहाँ रह कर क्या करूँगा? मुझे यहाँ रत्ती भर भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मैं किसी वक्त भी इंटर सर्विसेज के अहलकारों के हत्थे चढ़ सकता हूँ। वो तो मुझे अज़ियतें दे देकर मार डालेंगे। तुम लोगों को पहले मेरे तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में भी कुछ करना होगा, ओवर। शांत रहो, बेफिक्र रहो। बॉस ने मुझे सबसे पहले तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिदायत दी हैं। हमारा आदमी वाघा बॉर्डर के एक गांव में रहता है। वो खाना बदोशों के एक काफ़िले के ज़रिए तुम्हें भी अपने हमरा सरहद पार करवा देगा। मैं तुम्हें गांव का पता बता देता हूं, तुम अभी और इसी वक्त वहां पहुंच जाओ, ओवर एंड ऑल। सुनील ने मुझे इस आदमी का नाम जंदोमल बताया था और वो जिस सरहदी गाँव में रहता था वो ज़्यादा दूर न था। मैंने इसी वक्त निकलने का प्रोग्राम बनाया। असले के नाम पर मेरे पास सिर्फ एक कुलिस्टर पिस्तौल था और चंद फाजिल राउंड। नूरी बेगम ने मुझे बाबू शाह को भी साथ ले जाने को कहा। मैंने साफ इनकार कर दिया। ताहम बाबू शाह मुझे मज़कूरा गांव तक छोड़ने के लिए साथ रवाना हुआ। नूरी बेगम और बाबू शाह ने मुझे मेरे मिशन की कामयाबी के लिए ढेरों दुआएं दी थीं। बाबू शाह खामोशी से कार ड्राइव कर रहा था। हम दोपहर 5 बजे के करीब रवाना हो गए थे। 1 घंटे बाद हम मज़कूरा गाँव के करीब पहुँचे तो मैंने बाबू शाह से कार को रोकने का कहा। फिर बाबू शाह मुझसे बगलगीर होने के बाद वापस लौट गया और मैं आगे बढ़ गया। चारों तरफ भुरभुरी मिट्टी वाला मैदान नज़र आ रहा था, जहाँ जाबजा छरछरी खारदार झाड़ियों की बहुतात भी नज़र आती थी। खाना बदोशों की एक बस्ती नज़र आई थी। मैं ज़रा सुस्ताने के लिए रुका और फिर चल पड़ा। बस्ती की आबादी 100-150 अफराद से ज़्यादा न थी। मैं जंदोमल का पता पूछता हुआ इसकी झुग्गी में पहुंचा। वो एक सांवली रंगत का तनोमंद शख्स था।
कद मुझसे ज़रा दबता हुआ था। इसकी आंखों में शिकरे जैसी चमक थी। ये भी दुश्मन एजेंट था, मगर खाना बदोशों के बहरूप में यहाँ मौजूद था। मैंने इसे कोडवर्ड बताए, फिर सुनील की गुफ्तगू का हवाला दिया। सुनील ने चूँकि इसे पहले ही मेरे बारे में बता दिया था, इसलिए वो गायबाना तौर पर मुझे पहचान गया था। इसने मुझे एक बोसीदा से मोंडे पर बैठने का इशारा किया, फिर खुद एक झलंगा सी चारपाई पर बराजमान होने के बाद मुझसे बोला, वो फाइल कहाँ है? मेरे पास है, मैंने मुख्तसरन कहा। साथ ही मैंने महसूस किया कि वो गहरी गहरी और इसरार भरी नज़रों से बगौर मेरे चेहरे को घूरे जा रहा है। कहाँ है, मुझे दिखाओ, वो बोला। जाने क्यों मुझे अपने वजूद में सरसराहट सी दौड़ती महसूस होने लगी। मैंने अपनी कमीज़ के नीचे पेट से बंधी हुई फाइल इसके सामने कर दी। इसने फाइल मेरे हाथ से ली और इसे उलट पलट कर देखने लगा। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। अगर इसे ज़रा भी शक हो जाता कि ये फाइल महज आड़ी तिरछी लकीरों वाली रद्दी कागज़ों का पलंदा है तो दुश्मन एजेंटों की सफ़ों में घुसने का मेरा मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो सकता था। वो चंद लम्हे वर्क गिरदानी करने के दौरान बगौर फाइल का मुतालिया करने की कोशिश करता रहा। इसके बाद इसने सनसनाती नज़रों से मेरी तरफ देखा और फाइल मेरे मुंह पर खींच मारी। एक लम्हे को तो मैं बुरी तरह बौखला गया। जंदोमल ने अगले ही लम्हे फुर्ती के साथ एक स्याह नाल वाला खौफनाक पिस्तौल निकाल लिया और इसका रुख मेरी तरफ करते हुए उबलती हुई आंखों से मुझे घूर कर खुनख्वार लहजे में बोला, सच सच बताओ कौन हो तुम, वरना तुम्हारे सीने में गोली उतार दूंगा। वही हुआ जिसका मुझे डर था, मगर मैं भी हौसला हारने वाला न था और हैरानों परेशान होने की अदाकारी करते हुए मैंने बौखला कर कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? राजा पटेल ने मुझे अपना साथी बनाया था और बकवास बंद करो, वो मेरी बात काट कर पुरगैज़ लहजे में गुर्राया। बास ने मुझे तुम्हारी असलियत जानने के लिए इस काम पर मामूर किया था, क्योंकि रेड फाइल की असलियत और इसकी मंदरजात से मैं वाकिफ़ था और अब महज रद्दी कागज़ों की फ़ाइल ने तुम्हारी भी असलियत मेरे सामने रद्दी करके रख दी है। अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम्ही ने हमारे दो अहम मोहरों को। अभी इसने इतना ही कहा था कि मैंने फुर्ती के साथ अपनी लात चला दी। नतीजतन पिस्तौल इसके हाथ से निकलता चला गया। मैंने इसे संभलने का मौका दिए बगैर इसकी नाक पर घूंसा रसीद किया। इसके हलक से वहशियाना गुर्राहट उभरी, मगर वो भी मर्द वो सख्त जान साबित हुआ था। अगरचे नाक पर लगने वाली ज़रब पर इसने हैबियत स्याह रू चेहरा लहूलुहान कर डाला था, मगर वो भी एक तरबियत याफ्ता एजेंट था। इसने चश्मे ज़दन में अपने मुख्तल पड़ते हवासों पर काबू पाया था और बिजली की तेज़ी के साथ अपने घुटने की ज़ोराबद ज़रब मेरे पेट पर रसीद कर दी। अजियत की एक तूफ़ानी लहर मेरे रगों पे में सरायत करती चली गई और मेरा जी उलटने लगा। मैं अपना मजरूब पेट पकड़े बेख्तियार रकू के बल झुका तो इसने एक बार फिर अपने घुटने की ज़रब मेरी नाक पर रसीद करने की कोशिश की, मगर मैं अब इसे कहाँ मौका देने वाला था। मैंने अपनी दुखन ज़दा पेट छोड़कर अपने दोनों हाथों से इसकी टांग पकड़कर मरोड़ डाली। इसने उछलकर दूसरी टांग की किक मेरे सीने पर रसीद कर ली। मैं लड़खड़ा कर चंद कदम जैसे पीछे हट गया। वो ज़मीन पर गिरा और सहराई छिपकले की तरह लोट लगाता हुआ करीब गिरे हुए अपने पिस्तौल की तरफ लपका। मैं अगर चाहता तो बआसानी अपनी कोलट निकाल कर इसे जहन्नम वासिल कर सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि गोली चलने की धमाकेदार आवाज़ से बस्ती वाले इधर मुतवज्जा हूँ। चुनाचा मैंने इसके पिस्तौल तक पहुँचने से पहले ही इस पर एक लॉन्ग जंप लगा दी। इसका हाथ ज़मीन पर पड़े पिस्तौल से चंद इंच के फासले पर ही था कि मैंने लपक कर उठा लिया और फिर इसकी आहनी ज़रब से जंदोमल के सर के पीछे हिस्से पर वार किया और ओक की आवाज़ निकाल कर वो वहीं ढेर हो गया। ये दुश्मनों का एजेंट था। मैं इसे किसी भी कीमत पर ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने इसका टेंटुआ दबाकर इसे अल्लाह के हवाले यानी जहन्नम वासिल कर दिया। मैंने जल्दी जल्दी इसकी जामे तलाशी ली, मगर कोई काबिल ज़िक्र शय न बरामद हुई। यही हाल झुग्गी की तलाशी लेने पर हुआ। मेरा जहन अब इस नई सूरत हाल पर तेज़ी से काम कर रहा था। मैंने चंद सानिया अपनी फूली हुई सांसों को बहाल किया, फिर अचानक एक ख्याल एक बिजली के कोंदे की तरह मेरे ज़हन रसा में उभरा था। जंदोमल की आवाज़ पर मैंने गौर किया था। इसकी आवाज़ आम अंदाज की खुरदरी और भारी थी। मैं ज़रा सी कोशिश के बाद इसकी आवाज़ निकाल सकता था। मेरी असलियत पर दुश्मन एजेंटों को शुबा हो चुका था और मैं अब इनके शुबे को यकीन में बदलना चाहता था, क्योंकि इस तरह ही मैं उन्हें डॉज देना चाहता था। अचानक मुझे ख्याल आया कि हर एजेंट के पास वसी हथियुल अमल वाला ट्रांसमीटर या वायरलेस हुआ करता था, जिसके ज़रिए वो अपने बॉस और एक दूसरे से रब्ता करते रहते थे। ज़रूर जंदोमल के पास भी ऐसा ही कोई डिवाइस होना लाजमी अमर था। ये सोचकर मैंने एक बार फिर झुग्गी की बारीक बीनी से तलाशी लेना शुरू कर दी तो एक लोहे के पुराने बक्से के अंदर से एक छोटा सा वायरलेस सेट बरामद कर लिया।
वायरलेस सेट को ऑपरेट करना मुझे आता था, मगर मैं पहले दूसरी तरफ से आने वाली कॉल का मुंतज़िर रहना चाहता था, क्योंकि जंदोमल से रब्ता करके वो ताज़ा रिपोर्ट लेने की कोशिश कर सकते थे। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। वायरलेस सेट से हल्की सीटी की आवाज़ उभरी। मैंने हेडफोन कानों में चढ़ाकर माइक मुंह के करीब कर लिया और एक सुर्ख जलता बुझता बटन दबा दिया। हेलो, सुनील स्पीकिंग। जंदू, क्या रिपोर्ट है? ये सुनील ही था। मैं दानिस्ता ज़ोर ज़ोर से हाँपते हुए जंदोमल जैसी भारी और खुरदरी आवाज़ में बोला। हमारा शक दुरुस्त साबित हुआ, वो दुश्मनों का जासूस ही था। इसने ही हमारे 2 अहम मोहरों सुल्तान जहाज़ेब और राजा पटेल को भी हलाक किया। फिर हमारे साथ मिलने का ड्रामा रचाते हुए वो एक नकली और बोगस फाइल तरतीब देकर इसे रेड फाइल के रूप में लेकर मेरे पास पहुंचा। मैंने फाइल देखते ही भांप लिया कि यह असल फाइल नहीं। यूँ मैंने बड़ी मुश्किलों से उसे काबू कर लिया था और इससे असल फाइल के बारे में अभी पूछगछ कर ही रहा था कि इसने अपनी दाढ़ में दबे एक साइंड कैप्सूल को चबाकर अपनी जान कुछ कर डाली। ओवर। मेरी सराहत भरी गुफ्तगू के बाद सुनील की मुतासफ आवाज़ उभरी। जंदू, ये बहुत बुरा हुआ है। हमारे 2 अहम मोहरे भी मारे गए हैं और असल फाइल भी हाथ से चली गई। इतना कहकर वो चंद सानिये के लिए खामोश हुआ और मैं अंदर ही अंदर इसकी नाकामी पर खुशी महसूस कर रहा था। हमारा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ है। काश कम अज़ कम वो रेड फाइल ही हमारे कब्ज़े में आ जाती तो इस नुकसान की तलाफ़ी हो जाती। खैर, तुम अब ऐसा करो, किसी तरह यहाँ से निकलने की कोशिश करो। ओवर। हरगिज़ नहीं, मैं ये रेड फाइल लिए बगैर खाली हाथ नहीं लौटूंगा। ओवर। मैंने दानिस्ता अपनी अहमियत जताने के लिए पुरजोश लहजे में कहा। नहीं जंदू, हमें अब नए सिरे से मनसूबाबंदी करना होगी। ये बॉस का हुक्म है, तुम अटारी से सीधा अमृतसर पहुँचो। मैं सत्यापाल के यहाँ तुम्हारा मुंतज़िर हूँ। वहाँ से हम हेडक्वार्टर की तरफ लौट जाएंगे। बॉस ने हंगामी मीटिंग बुला ली है। ओवर एंड ऑल। सुनील ने इतना कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया और मेरा दिल जोश मुसर्रत से उछलने लगा। मगर अब सवाल ये पैदा होता था कि अगर मैं अटारी के रास्ते अमृतसर पहुँच भी जाता हूँ तो सत्यापाल के मकान में सुनील से रूबरू मिलूँगा तो जंदोमल की जगह एक अजनबी को देख कर वो होशियार हो जाएगा। चुनाचा मैंने इसका हल भी सोच लिया। जल्द ही खाना बदोशों ने अपना पड़ाव उठा लिया। मैं जंदोमल के भाई की हैसियत से इनमें शामिल हो गया था। जंदोमल की लाश मैंने ज़मीन में गाड़ दी और मीरे कारवां को यही बताया था कि वो शहर जा चुका है। यह खाना बदोश कबीला दर हकीकत राजस्थान की कोहली और मेघवाड़ बरादरी से ताल्लुक़ रखता था। मैंने भी ख़ुद को यही जाहिर किया था। ये लोग एक ख़ास त्यौहार पर यहाँ आते थे। बहर तौर मैं इन लोगों के साथ किसी तरह बॉर्डर क्रॉस करके अटारी से अमृतसर जा पहुँचा। मैं भी कोहली कबीले से दूर नहीं होना चाहता था, क्योंकि पराए देश में मेरी बका ही इसमें थी कि मैं खाना बदोश के भेस में इनके साथ ही नथी रहूं। अमृतसर, गुरदासपुर, जलंधर, चंडीगढ़ सूबा हिमाचल प्रदेश की हदूद में आते थे। खाना बदोश कोहली कबीले के सरदार का नाम रामू कोहली था। मैंने इससे अच्छी खासी जान पहचान पैदा कर ली। इसकी बीवी और एक जवान बेटी और बेटा था। बेटा शादीशुदा था, बेटी रत्ना अलबत्ता बेवा थी। वो जवानी में ही बेवा हो गई थी। पता नहीं बेवा होने के बाद इसने दूसरी शादी क्यों न की, मगर बहरहाल वो अपने ख़ानदान के साथ खुश थी। मुझे सत्यापाल के रहाइशगाह जाना था, जहाँ सुनील मेरा इंतज़ार कर रहा था, यानी अपने साथी जंदोमल का। हमने जिस जगह पड़ाव डाला था वो आबादी से ज़रा ही दूर थे। खैमे तान लिए गए थे, गधे और खच्चर खोल दिए गए थे। हर कोई अपने में मगन हो चुका था। मेरी ज़िंदगी का ये पहला मौका था कि मैं इस तरह खाना बदोश के रूप में रह रहा था। बहर तौर मैं इनकी संगत में खुश था और समझता था कि सरेदस्त इन्हीं लोगों के साथ रहने में ही आफियत है। सरदार रामू कोहली को चूँकि मैंने जंदोमल का भाई बताया था, इसलिए मैंने इसे अपना नकली नाम भेरूमल बताया था। कबीले में सरदार रामू कोहली का ही हुक्म चलता था, मगर ज़ाती मामलात में हर फर्द आज़ाद था। मैंने शहर में मटर गश्त के दौरान सत्यापाल के घर का पता चला लिया था और करीब करीब से इसके बारे में मालूमात भी हासिल कर ली। ये बहुत मुश्किल और ख़तरे वाला काम था। एक पनवाड़ी से पान खरीदने के बहाने मैंने सरसरी अंदाज में पनवाड़ी से पूछा, लाला जी, ये सत्यापाल सुना है बड़ा साहूकार है, गरीबों का बहुत ख्याल रखता है। मैंने खाना बदोश के से लहजे में पूछा, ताकि पनवाड़ी यही समझे कि मैं सत्यापाल से खैरात या माल की आनत तलब करने वाला हूँ। तो वो भी खासी बातूनी था। बोला, सत्यापाल साहूकार तो है, पर वो किसी को कुछ देता दिलाता नहीं है। इससे होशियार ही रहना महाशय जी। फिर वो इधर उधर तकते हुए सरगोशियाना लहजे में बोला, आपस की बात है, ये सत्यापाल हमारे मुल्क भारत का जासूस है। जासूस रा का नाम सुना है तुमने? मैंने तजाहल आरफाना से काम लेते हुए नफ़ी में सर हिलाया। यह रा भारतीय जासूसी तंजीम है और सत्यापाल इसका एजेंट है।
इसे किसी पर भी पाकिस्तानी जासूस का शुबा होता है तो वो फ़ौरन इसे महज ज़रा सी शक की बुनियाद पर बिला तस्दीक मरवा डालता है। क्या इसका बाल बच्चा साथ नहीं रहता? मैंने किसी ख्याल के तहत पूछा। इस वक्त हमारे अलावा और कोई गाहक वहाँ मौजूद न था। पनवाड़ी एक पत्ते पर कत्था चूना लगाते हुए बोला, नहीं, सिर्फ 4-5 छेड़े छांट ही रहते हैं। ये ले पान और किसी और साहूकार का दरवाज़ा खटखटाना। इसने पान बनाकर मेरे हवाले किया और मैं खामोशी के साथ सत्यापाल के मकान की तरफ चल पड़ा। मकान के करीब पहुंचकर मैं रुका न था, क्योंकि पनवाड़ी ने मुझे पहले ही खबरदार किया था कि इसके जासूस सादा रूप में घूमते रहते हैं। मकान ज़्यादा बड़ा न था। मैं वापस लौट आया। पड़ाव में वापस पहुंचा तो वहां मैंने गैर मामूली हंगामी कैफियत महसूस की। पता चला कि कुछ भारतीय एजेंट खाना बदोशों के इस पड़ाव की तलाशी लेना चाहते थे। अजमाली तफसील ये थी कि यह चेकिंग मामूल के मुताबिक सरहद पार से आने वाले हर खाना बदोश कबीले की हुआ करती थी और सत्यापाल अपने आदमियों के साथ घर घर और हर एक फर्द की चेकिंग किया करता था। यह सुनकर मैं मुतफिकर सा हो गया। मैं दुश्मन मुल्क के एजेंटों के इलाके में कदम रख चुका था, इसलिए अब मुझे हर कदम फूक फूक कर रखना था। बहर तौर मैंने मजीद जानने के लिए सरदार रामू कोहली को कुरैदा और पूछा, लाला जी, सुना है कि सत्यापाल रॉ का एजेंट है और इसे अगर किसी पर ज़रा सा भी पाकिस्तानी जासूस होने पर शुबा हो जाए तो वो महज शक की बुनियाद पर ही मुनश को गोली मार देता है। हाँ, बहुत अपराधी और जालिम आदमी है ये, सरदार रामू कोहली ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। फिर दोबारा लापरवाहियाना अंदाज में बोला, फिर हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है? हम कोई पाकिस्तानी जासूस थोड़ा ही हैं। हाँ, ये तो है। मैंने सर हिला दिया। चेकिंग का मरहला आया। सबको एक खुले मैदान में कतार लगाने का हुक्म दिया गया। मैंने सत्यापाल को देखा। वो एक पक्की उम्र का करख्त सूरत शख्स था। इसकी चुंदी चुंदी आंखों से गोया अजली खंडरी हुई सफाकी महसूस हो रही थी। इसके साथ 10 मुसल्ले अफराद और भी थे। सरदार रामू कोहली को अलबत्ता अपने ही झोंपड़ी में महबूस रहने का हुक्म दे दिया गया था। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। सत्यापाल और इसके आदमी झोंपड़ियों की तलाशी ले चुके थे। अब वो बारी बारी कतार में खड़े हुए सारे खाना बदोशों के चेहरों को बगौर देखते रहे और इनकी जामे तलाशी लेते रहे। मैंने वॉच ट्रांसमीटर फेंक दिया था, जबकि कुलिस्टर पिस्तौल ज़मीन में दबा दिया था। फिर जब मेरी बारी आई तो सत्यापाल के खूनख्वार आदमियों ने बगौर मेरे चेहरे का जायज़ा लिया और फिर मेरी तलाशी लेने के बाद सत्यापाल को आवाज़ दी, सर, ये शख्स कबीले का नहीं लगता। इसने सत्यापाल को बताया और मेरी तो जैसे रूह फना हो गई थी। सत्यापाल ने अपना मकरूह चेहरा मेरे ज़रा करीब करते हुए अपनी चुंदी चुंदी सफाक आंखों से देखा। फिर सरसराते हुए बोला, क्या नाम है तुम्हारा? भैरोमल, मैंने बज़ाहिर एतमाद भरे लहजे में कहा। यह पूरा इलाका हमारा देखा भाला है और अक्सर सरहद पार आता जाता रहता है, मगर तुमको आज से पहले नहीं देखा है। इससे पहले कहाँ रहते थे तुम? इसने ज़रा तेज़ लहजे में पूछा। मैंने बिला तावीको तामल जवाब दिया, मैं इससे पहले लाहौर में रहता था। वहाँ भिखारियों की पकड़ दकड़ हुई तो भाग कर इनमें शामिल हो गए। हिंदू हो तुम? हाँ। ज़ात बिरादरी? मैगवाड़ भी और कोहली भी। मैंने कहा, क्या मतलब? जी, वो मेरी माता मैगवाड़ थी और पिता कोहली। बेवकूफ़, ज़ात नस्ल बाप से चलती है, ना के माता से। जी जी, समझ गया। मैंने खुद को बेवकूफ़ जाहिर करने की अदाकारी करते हुए घबरा कर कहा, सुनील, इनके सरदार रामू को बुलाओ। अचानक सत्यापाल ने साथ खड़े अपने आदमी से तहमकाना कहा और मैं इसके मुंह से सुनील का नाम सुनकर चौंक पड़ा। गोया यही वो सुनील था, मैंने दिल में कहा और दजीदा नज़रों से इसकी तरफ देखा। ज़रा देर बाद सरदार रामू कोहली को वहाँ बुलवाया गया। ये तुम्हारे कबीले में नया मुनश लगता है, जानते हो कौन है ये और कहाँ से आया है? सत्यापाल ने सरदार कोहली से तहकुमाना पूछा। हाँ हाँ, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। बेचारे का दुनिया में कोई नहीं। पहले लाहौर में रहता था, फिर हमसे आन मिला। ठीक है, एक बात याद रखना, आजकल एक इमरान नामी पाकिस्तानी जासूस हमारे लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। तुम ज़रा मोहतात और होशियार रहना। सत्यापाल ने इसे तंबीह की। फिर वो सब वापस लौट गए। मैंने भी बेइख्तियार सुकून की सांस ली। अब सत्यापाल ही के ज़रिए मैं इनके हेडक्वार्टर का पता लगा सकता था। अगरचे ये एक जानलेवा हद तक मुश्किल तरीन और ख़तरनाक काम था, मगर मैंने वतन दुश्मन नेटवर्क तोड़ने की कसम खा रखी थी। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार में कफन बदोश होकर यहाँ गोया अपने वतन दुश्मनों के सीने पर पाँव रख चुका था। लिहाजा बेखतरे से मैं साफ बच चुका था और मुझे सोच समझ कर कदम उठाना था। इधर मैं भी अपनी बातों और खिदमात के ज़रिए सरदार रामू कोहली को अपना गर्विदा बना लिया था, मगर इसके साथ साथ मेरे गले एक मुसीबत भी लग चुकी थी और वो मुसीबत थी सरदार की बेवा जवान बेटी रत्ना देवी। वो मेरे गले का हार बनती जा रही थी। वो अपने बाप की बोल लाडली थी। यही वजह थी कि इसके मिजाज में बेबाकी, खुदसरी और सरकोशी कूट कूट कर भरी हुई थी। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
वीडियो को लाइक कीजिए और बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।